हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए डाटा हैंडलिंग की जो थर्ड थर्ड क्लास है वो लेके आई हैं, जिसके बीच में हमारे पास बार ग्राफ के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि बार ग्राफ होता क्या चीज़ है। वैसे हम लोगों ने पहले इसको किया हुआ है, लेकिन जो बार ग्राफ होता है आपके पास वो एक स्तंभ की आकृति होती है, दंड की आकृति होती है, जो एक पिलर के समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं तो आपके पास कुछ ऐसे ग्राफ की कंडीशन होती है जिसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो यदि हम इसमें बार ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, बार ग्राफ होता क्या है। बार ग्राफ को रिप्रेजेंटेड करने के लिए हमें दंड यानी कि पोल की स्थिति चाहिए होती है, जिसके बीच में पिलर्स होते हैं आपके पास बने हुए। जैसे कि आपके पास कोई डाटास है और उस डाटास को यदि आप ऐसे एक थोड़े से पिलर्स या बिल्डिंग्स के तौर पर दिखाओगे, स्तंभ के तौर पर दिखाओगे, तो वो आपके पास कहलाता है एक बार ग्राफ। कुछ इस प्रकार से डाटास हो सकता है आपके पास, वो अलग अलग टाइप से हो सकता है। उसके लिए आपके पास दो सीरीज रहेंगी, एक एक्स सीरीज होगी और एक वाई सीरीज होगी। वो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को पता लग जाएगा। फिलहाल आप इतना देख लो कि बार ग्राफ हम किसको बोलते हैं, कि आपके पास कुछ ऐसी दंड आकृति इसमें होती है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मोस्ट पेट एनिमल्स। देखो हमें क्या कहता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मोस्ट पेट एनिमल्स बताने हैं। और मोस्ट पेट एनिमल्स किसमें से बताने हैं, जो फिगर एक आपके पास 3.3 जो गिवन है वो हमारे पास ये टूल्स है जिसको हमने रखा हुआ है। तो पेट ओन बाय द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7th, मतलब कुछ एनिमल्स हैं, पशु हैं, जिनको क्या किया हुआ है, हमने घर पे पाल रखा है बच्चों ने। तो उसके बारे में कुछ वर्णन है, जो उसके बीच में एक वर्णन किया गया है। वो देखो यहाँ पे ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट यदि डॉग की बात करते हैं तो डॉग को कितना जो मतलब बच्चों ने रखा हुआ है उसको अपने घर पे, तो यहाँ तक एक पिलर बन रहा है, यानी कि कितने बन जाते हैं, वो 8 तक जा रहा है, तो 8 रखे हुए हैं। यदि ऐसी कैट्स की बात करते हैं तो कैट कितनी रखी हुई है, 10 तक रखी हुई है। रैबिट्स की बात करते हैं तो वो 2 तक रखे हुए हैं। और आगे ऐसे ही प्रकार से जो अदर्स एनिमल्स हैं वो सारे के सारे ऐसे रखे हुए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच इज द मोस्ट पेट एनिमल, की जो सबसे ज्यादा रखा गया है वो एनिमल्स कौन सा है। तो आप देखो सबसे हाईएस्ट में कौन सा जा रहा है, तो हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट में है वो कैट है। यानी कि ये जो सबसे बड़ा पिलर है, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने जिसको मोस्ट पेट एनिमल्स है वो किसको पाला हुआ है, कैट को रखा हुआ है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट का क्या हो जाता है, कैट आ जाएगा। इसके लिए तो आप जो आपके पास फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या लिख लोगे, ए का जो ऑप्शन आपके पास रहेगा, सॉरी ए का जो आंसर हो जाएगा वो सिर्फ एनिमल्स कौन सा आ जाएगा, कैट्स हो जाएगा। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या लिखा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कहते हैं कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने डॉग को रखा हुआ है। तो डॉग की कंडीशन यदि हम चेक करते हैं तो डॉग हमारे पास कहाँ पे है, देखो डॉग यहाँ तक जाता है, और यहाँ तक जाने के बाद स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, यहाँ तक 8 स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 8 की है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड यानी कि बी पार्ट है, और बी पार्ट का जो आंसर है वो उसका कितना हो जाएगा, 8 आंसर इसका आ जाएगा बी के लिए। बी के लिए 8 हो जाता है, और सी के सॉरी फर्स्ट के लिए जो हमने बात किया था उसका आंसर क्या बन रहा है, कैट आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है, रीड द बार ग्राफ 3.4 विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर। ये कहते हैं कि आपने जो एक आपके पास एक ग्राफ दिया गया, फिगर्स दी गई है 3.4, उसमें से ये देखो कि जो एक बुक सेलर है वो आपके पास कुछ बुक्स को सोल्ड करता है ड्यूरिंग द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और वो लगातार 5 साल आपके पास बुक बेचता है। तो 5 साल बुक बेचने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हम बार ग्राफ की तरफ चलते हैं। जो बार ग्राफ हमारे पास है, देखो बार ग्राफ में क्या लिखा हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ बुक्स, ये हमारी नंबर ऑफ बुक्स है, जैसे 0 है, 100 है, 200, 300, 400, 500 एंड 600। आगे क्या लिखा हुआ है, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक। ये जो आपके पास स्केल लिखा हुआ है, जैसे 0 से 100 तक गए, कहते हैं कि जो एक यूनिट है वो 100 बुक्स को डिनोट करती है। तो 100 बुक्स अलग को डिनोट करती है। यहाँ पे जैसे 0 से देखो, मैं बात करता हूँ आपके पास, एक मिनट इसको दिखा देते हैं। जैसे बार ग्राफ हमारे पास ये होता है, यहाँ 0 आता है, और 0 के बाद जैसे हम नंबर्स यहाँ पे लेते हैं, जैसे इन्होंने 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसके बीच में आपके पास 100 डॉट हैं, ऐसे छोटे छोटे से 99 तक जाएंगे, 100 में जाके ये बनेगा। तो इसने क्या बोला है कि जो इन दोनों के बीच का, यानी कि जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास 100 है, इसके बीच में मैंने कहा आपके पास 99 स्टेप होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप और 0 है, मतलब प्रत्येक स्टेप के जो बीच का डिफरेंस है वो कितनी बुकों को दर्शाता है, 100 बुक्स को दर्शाता है। यानी कि जो उन्होंने बोला है कि स्केल में 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो अब बात करते हैं कि जैसे आपके पास तो अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग लिखने का मतलब कि अलग अलग साल से डिनोट करके दिखाया हुआ है। जैसे 1989 के बीच में कितनी है, 1990 में कितनी है, 91 में कितनी है, 92 में कितनी है, 93 में कितनी है। तो अलग अलग प्रकार से ग्राफ आपके पास रिप्रेजेंटेड है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, जिस हिसाब से क्वेश्चन को आपसे पूछेगा हम उसे ऐसे बता देंगे। देखो फर्स्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है,
अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 90 और 92। हमें 3 सालों में ये पूछा है कि आपने कितनी बुक को सेल किया है 1989 में, 90 में और 92 में। तो ये सारे का सारा हमें पता लगेगा ग्राफ से। हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ में हमें देखो, यहाँ पे जब ग्राफ आ जाता है तो ग्राफ पे आपको जो पूछा गया है वो 89 की पूछी गई है और 90 की पूछी गई है और साथ में 92 की पूछी गई है। तो ये आपको पूछा गया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, ध्यान से देखो। अब पहले चेक करते हैं 1989 को। 1989 को चेक करते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो ये 200 और हंड्रेड्स के बीच में आ रहा है। मैं आपको एक बार ग्राफ पे रिप्रेजेंटेड करके दिखाता हूँ। जब आप एक ग्राफ पेपर पे इसको करते हो तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स होती है। देखो ये यहाँ पे ऐसे लिखा हो गया, मान लो ये 100 लिख रखा है, ये आपके पास 200 है। तो बीच में ना एक छोटा सा डॉट होता है जो इन दोनों की मिड वैल्यू को दर्शाता है। जो मिड वैल्यू को दर्शाएगा तो वो 100 और 200 के बीच में जो मिड वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 150। अब ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, 4 डॉट्स यहाँ पे लगे होते हैं और 4 डॉट्स इसके नीचे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके बीच में जो वैल्यू है ना वो आपको काउंट करनी होती है। कैसे है ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं आता, मैं इसको ऐसे करता हूँ। देखो जैसे आप इसको ये देख लो, मान लो ये 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास 200 है, वो पहले ही लिखा हुआ है हमारे पास 200। तो उसके बाद इसके बीच में जो वैल्यू मान लो ये हो जाती है, तो ये इसके सेंटर वैल्यू बन जाती है 150। अब इसमें 4 डॉट आते हैं आपके पास ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे ही 4 डॉट होंगे। तो ये क्या होता है, इसकी सारी की सारी मिड वैल्यू को दिखाते हैं। यदि इसकी बात करें तो 110 होगा, ये 120, 130, 140, ये ऐसे 160, 170, 180, 190, तब जाके क्या बनता है, 200 बनता है। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चंस में करने वाले हैं वही हमने देखना है कि क्या कुछ हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से है, क्या नहीं है। यदि हम क्वेश्चंस में बात करें जो हमसे पूछा गया है, वो हमें पूछा गया 89 के बारे में। अब 89 को यदि आप देखते हो तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये थोड़ा सा ना मिड वैल्यू से ऊपर की तरफ जा रहा है। 200 और 100 का जो मिड वैल्यू हो जाती है वो आपके पास आती है 150। और ये तो 150 और 200 इन दोनों के बीच में है, तो आप इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लो। इन दोनों के बीच की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 175। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि जो आपके पास बुक्स हैं वो कितनी है, 175 बुक्स हमारे पास 1989 में सेल हुई हैं। दूसरा हमें पूछा गया है 90 का। 90 की भी यदि बात करते हैं तो 90 भी आपके पास थोड़ा सा मिड वैल्यू से ऊपर जा रहा है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, देखो 500 और 400 के बीच की जो मिड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 450। अब हमें तो क्या करना है, 450 और 500 के बीच की वैल्यू लेनी है, तो उससे ऊपर की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 475, क्योंकि हम बीच की ले रहे हैं और बीच का मतलब होता है एवरेज से, एवरेज ही निकाल रहे हैं। देखो यदि 500 और 400 बीच की जो वैल्यू आई थी 450, इन दोनों का एवरेज निकालोगे। एवरेज के लिए हमने पहले क्या बताया था, दोनों नंबर का टोटल्स कर लो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर होते हैं उतना कर दो। तो हम यदि एवरेज निकालेंगे तो कैसे करोगे, 500 प्लस 450 और डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये 475 ही आपके पास आएगा। इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं, जो हमारे पास पूछा गया था वो पूछा गया था 1992 के लिए। 1992 के लिए यदि बात करते हैं तो ये आपको लग रहा होगा कि अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास है। 200 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आप इसको 210 या 220 या 225 लिख सकते हो। 225 ही लिख देना, क्योंकि हम इसके बीच की वैल्यू निकालेंगे। बीच के लिए कैसे, जैसे देखो ये क्या हो रहा है, 200 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो पूरे बीच में तो नहीं है ना। यदि पूरे सेंटर में होता तो क्या हो जाता, 250 हो जाता। 250 और नीचे क्या है 200। तो यदि आप इन दोनों का एवरेज निकालते हो तो एवरेज में इसका टोटल हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 2। तो इसलिए आप इसको क्या लिख देना, 225 कर देना। आप इसमें अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हो, कोई आंसर गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड, अबाउट 225 बुक सोल्ड। सर देखो ये आपके पास दो बुक्स के बारे में पूछते हैं कि 475 बुक्स आपने किस साल में सोल्ड की गई हैं और 225 बुक्स भी किस साल में सोल्ड की गई हैं। तो अभी देखो, अभी हम क्वेश्चन दोनों के आंसर हमने फर्स्ट में निकाले थे। इसके 475 बुक्स यहाँ पे सेल हो रखी हैं, मतलब ये 19 में, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। अभी फर्स्ट में हमने करके दिखाया था, वहां पे हमारे पास 475 ही आया था। दूसरा हमसे पूछा 225, ये भी हमने अभी भी निकाला था। यदि आप लोगों को याद हो तो 225 बुक्स हमारी किस बीच में आई थी, 1992 के बीच में आई थी। देखो 200 अच्छा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ तक जाने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। क्योंकि यदि 200 और 300 दोनों के बीच में वैल्यू आती, कुछ यहाँ पे आती वैल्यू, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास 250 होती। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है, तो ये क्या थी 225 थी। ये क्वेश्चन हम इसके अभी फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं सारे के सारा, आपको दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन द 250 बुक सोल्ड। सर देखो 250 यानी कि 250 बुक्स की बात करता है, तो और अप्रोक्सीमेट की बात करता है, कहाँ पे हो सकती है कहाँ पे नहीं। तो आपको कहाँ पे नजर आ रही है 250 की बुक्स के आप में। आल्सो ये भी
हम ग्राफ को यदि ध्यान से देखें तो ये देखो यहाँ से जो सीधा जा रहा था वो 225 ही तो था, 225 था, तो उसके पास में कौन सी वैल्यू है, सिर्फ 92। इस साल में आपको क्या हुआ है, उसके आसपास ही बुक सेल करने के लिए मिली है, और हमने जो आंसर निकाला था उसका कितना आया था, 225 आया था। उसके बाद कहते हैं कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। कहते हैं कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे कि 1989 के बीच में जो बुक सोल्ड हुई है उसके बारे में। तो 1989 पे चलते हैं। देखो 1989 के बीच में हमारे पास कितनी बुक सोल्ड हुई है पहले वही बता देते हैं। यदि हम काउंट करते हैं तो 1989 के बीच में जो बुक हमारी सोल्ड है, सॉरी 1989 है, 1989 के बीच में वही आपके पास क्या है, देखो 200 और एक 100, इन दोनों के बीच की यदि बात करते हैं तो क्या बनेगा, एवरेज में 150। लेकिन ये थोड़ा सा उससे ऊपर जा रहा है, तो हमने यहाँ पे निकाला था, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 175। तो बुक सोल्ड कितनी हुई है, 175 बुक सोल्ड हुई है। एक तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि आपके पास बुक्स सोल्ड इन 1989 हैज 175 बुक्स। और सेकेंडली जिसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि 1989 के बीच में जितनी बुक सोल्ड हुई है वो प्रत्येक जो आगे नेक्स्ट 4 ईयर्स है हमारे पास उनमें से सबसे क्या है, कम है। तो ये क्या लिखोगे, 1918 बुक्स हैज बीन मिनिमम सोल्ड इन 1989, कि जो सबसे कम बुक है वो कौन से साल में सोल्ड हुई है आपके पास, 1989 के बीच में सोल्ड हुई है। तो आपको इसके दो आंसर जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो था उसके बीच में क्या लिखोगे, आप दो ही लिख सकते हो कि इन 1989 बुक्स हैज मिनिमम सोल्ड। फर्स्ट हो जाता है इन 1989 बुक्स हैज सोल्ड मिनिमम, और सेकंड हमने क्या बताया था कि हमारे पास जो टोटल बुक सेल हुई थी वो हुई थी 175। तो क्या लिखोगे, टोटल बुक सोल्ड $175 इन 1989। तो ये आपके पास इसके दो आंसर हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो हमने इसके बारे में बताना था आपके पास, दोनों के दोनों आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास आ जाता है थर्ड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंटेड द डाटा ऑन द बार ग्राफ, क्लास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, इसके बीच में एक बार ग्राफ बनाना है। देखो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं और बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के लिए बार ग्राफ के लिए मैं पहले बताया था कि बार ग्राफ में आपके पास क्या होता है, एक तरफ से एक्स एक्सिस हो जाती है और एक तरफ से वाई एक्सिस आती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपके पास रिप्रेजेंटेड होती है, तो आप लोगों ने उसको करना कैसे है, ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास हो जाती है वाई एक्सिस। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, ये क्लासेस की बात आती है आपके पास। तो आप क्या करना, जो हमारे पास एक्स एक्सिस जो नीचे की तरफ की है आप उसको क्लास मान लो, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसको आप लिख लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये हमारे पास हो जाती है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और नीचे जो है वो उसको क्लास रहेगा। अब क्लास में देखो आपके पास क्या, पहले आपने इसमें टेबल काउंट करनी है। जैसे इसके बीच में जो आपके पास नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 135 120 है, 95 है, और उसके बाद में आपके पास क्या है, 100 है, 90 है और 80 है। तो आपको इन नंबर को देखने के बाद कोई एक ऐसी टेबल मेजरमेंट करनी है जिस टेबल्स में हमारे पास ये नंबर अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाए। तो मेरे हिसाब से मैं इसमें क्या करता हूँ, 20 की टेबल ले लेता हूँ। जब मैं इसमें 20 की टेबल को काउंट करूंगा तो 20 की टेबल में अप्रोक्सीमेटली मैं सारे नंबर को काउंट करने की कोशिश करूंगा। देखो 20 40 हो जाता है, 60 80, साथ में 100 120 और साथ में 140। तो ये हमारे पास सारे का सारा आ जाता है। जब आप इसमें ये कर रहे हैं, हम इसको करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, देखो जब आप ग्राफ रिप्रेजेंटेड करते हो तो सबसे पहले आपने ना इधर 5th क्लास और 6th क्लास थी, तो आपने वैसे ही जो पोल करने हैं पोल्स को डाटा के हिसाब से करना। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट डाटा था 135 था। अब यदि हम ध्यान से देखें तो 135 कहाँ आएगा, इन दो वैल्यूज के बीच में आएगा, 120 और 140 के बीच में। देखो यही तो बिल्कुल सेंटर में बात करते हैं, तो सेंटर में तो इन दोनों का एवरेज रहेगा, और इन दोनों का एवरेज जो आपके पास बनता है वो बनता है 130। हमें चाहिए 135। तो थोड़ा सा ऊपर की बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा ऊपर जब आप लोगे तो आपने अपने स्केल के साथ कुछ इस प्रकार से 135 पे क्या कर देना है, एक स्तंभ लगा देना है बस। और इसके बीच में क्या लिख दोगे आप, ये कौन सी क्लास है आपके पास, 5th क्लास, ये हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास 6 क्लास है, 6 क्लास में हमारे पास लिखा होता है 120। और आपने क्या करना है, इधर से जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी अपने आप स्केल से एक एक सेंटीमीटर पे आपने क्या कर लेनी है, ऐसे लाइनें लगा लेनी है ताकि आप इसको दोबारा से एक सारा ग्राफ जो है चलता रहे।
उसके बाद यदि सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में जो वैल्यू हमारे पास इस क्लास में थी वो दी हुई थी हमें 120। तो 120 दे रखी थी, तो आपने अब ग्राफ को जो शुरू करना है ना, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है जो कटिंग है ये वाली, यहाँ से शुरू करना है, इससे शुरू नहीं करना जो पहले 5th क्लास पे आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आपको 120 पे जाना है, यहाँ से आपको स्केल को क्या करना है, सीधा स्केल के साथ 120 पे जाओ और उसको दूसरी आकृति के साथ फिर दोबारा से ऐसे मिला दो, बस। ये आप इसमें क्या लिखोगे, 6th क्लास। ऐसे करके आपने जितनी भी आपके पास क्लासेस है वो सारे के सारे उसके क्या कर लेना है, अपने ग्राफ रिप्रेजेंटेड कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ग्राफ आपने कैसे बनाना है। तो उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस, जो ए पार्ट है, क्या कहता है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। कहता है कि आप इसके बीच में कौन सा स्केल चूज करना चाहोगे। देखो हमने जो भी स्केल चूज किया था वो कितना किया था, 1 सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट बतानी होती है। तो जो मैंने अभी जो चूज किया था मैं उसके बारे में यदि बात करता हूँ तो मैंने जो लिखा था 1 सेंटीमीटर, जो मैंने एक 1 सेंटीमीटर जो हमारे स्केल में होता है, जैसे हम ऐसे ग्राफ रिप्रेजेंटेड करते हैं तो स्केल के साथ जो कट लगाते हैं वो 1 सेंटीमीटर होता है, इसी तरह से इधर। तो जो मैंने ये 1 सेंटीमीटर को डिनोट किया था उसमें क्या लिखा था, मैंने लिखा था 20, क्योंकि हमने उसको क्या माना था, 20 की टेबल से रिप्रेजेंटेड करके दिखाया था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20। यदि आप वहां पे 10 का लिख रहे हो, 10 के टेबल लिखोगे तो 10 लिख देना, 100 का लिखोगे तो 100 का लिख देना, जो मर्जी आपके पास हो जाएगा। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद बी पार्ट में फिर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछता है। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो आपको ये पूछा गया कि किस क्लास के बीच में सबसे ज्यादा चिल्ड्रन हैं और सबसे कम चिल्ड्रन है, दोनों के बारे में पूछा गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। देखो सबसे पहले यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब क्लास पूछा गया, सबसे ज्यादा जो चिल्ड्रन है वो किसमें है, 135 है, लेकिन क्लास कौन सी है, 5th। तो आप बी का जो फर्स्ट आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज 5th क्लास। द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज 5th क्लास। ऐसे मिनिमम के लिए पूछा गया तो मिनिमम कौन सी क्लास के बीच में है, 80 किसमें है, 10th में। तो क्या लिखोगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज 10th क्लास। तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास बी का फर्स्ट पार्ट हो चुका होगा। सेकंड की यदि बात करते हैं तो क्या लिखा, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th। आपको रेशियो पूछी गई है, कौन कौन से स्टूडेंट्स की पूछी गई है, एक तो 6 क्लास की और एक 7th क्लास की। रेशियो का टॉपिक जो आपके पास है बड़ा ही आसान सा होता है। देखो पहले आपने क्या करना है, 6 क्लास का लिखा हुआ है और 8th क्लास का लिखा हुआ है, आप लिख लो पहले उसको 6th क्लास, रेशियो लगाओ और साथ में क्या आ जाएगी, 8th क्लास। अब आप दोनों उन क्या करना है, आपने 6 क्लास के और 8th क्लास के जितने जितने स्टूडेंट हैं उनको नोट कर लो। 6 क्लास में स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 120। 8th क्लास में कितने थे, 100। रेशो क्या होती है, जिसके बीच में आपको उन दोनों को कट करके छोटा करके सिर्फ एक ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना बचे। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो सकती है। अब बचा क्या है, 12 और 10। 12 और 10 भी आपस में 2 की टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 5 द 10 और 2 6 द 12। तो अब ये ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनके बीच में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो यही हमारी रेशो है। इसका मतलब जो 6 क्लास और 8th क्लास है उन दोनों के बीच में जो रेशो है वो कितने का है, 6:5, यानी कि 6:5 का रेशो है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आती है, दी परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म इज गिवन। किसी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, उनकी कुछ परफॉर्मेंस दे रखी है। ट्राई डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फ्लोइंग। ये कहता है आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार ग्राफ क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म के लिए बनाना है और दूसरा सेकंड टर्म के लिए बनाना है। तो जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स के लिए बात करते हैं, देखो जो हमारे पास डाटा गिवन है, डाटास में हमारे पास 67 और 42, मतलब पहले तो आप नंबर को रिप्रेजेंटेड करें ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम जो अपना ग्राफ जो बनाने वाले हैं वो कहाँ तक जाएगा, मतलब किस जो उसके बीच में स्केल डिनोट करेंगे उस स्केल को कैसे डिनोट करेंगे, कहाँ तक हो सकता है वो कहाँ तक नहीं। चलो मान लो ये हमारे पास बार ग्राफ हो जाता है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे हम कर देते हैं वाई। तो उसके बाद नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ हमारे पास आएंगे टर्म। टर्म क्या, जो हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लेंगे। सेकंड तरफ यदि बात करते हैं तो इस तरफ कौन सी आएगी, वाई एक्सिस पे। देखो हमारे पास क्या लिखा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो इस तरफ हम क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स को डिनोट कर लेते हैं। एक तरफ हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और एक तरफ हमारी क्या आ जाती है, टर्म्स आ जाती है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप नीचे सब्जेक्ट ले लो, नीचे हम क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम कर लेते हैं टर्म्स। जो हमारे पास दूसरी टर्म्स आती हैं, तो अब आपको यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंटेड करने हैं। नंबर्स के रिप्रेजेंटेड करने के लिए देखो आपके पास ना ऐसे कर लिया करो कि जो एक सबसे लोएस्ट वैल्यू है और एक हाईएस्ट वैल्यू है, उन दोनों को काउंट कर लो। यदि हम इसके बीच में लोएस्ट वैल्यू को काउंट करते हैं दोनों सीरीज में, चाहे वो टर्म 1 है और चाहे वो टर्म 2 है, तो हमारे पास लोएस्ट आ सकती है 65 और मैक्सिमम जो वैल्यू आपके पास इसके बीच में है वो है आपके पास 88 है। तो अब ऐसे आपको एक टेबल चाहिए इसके बीच में, जिसके बीच में सारे के सारे नंबर ये उसके बीच में आसानी से आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में 10 की, आप इसमें 10 की टेबल लिख लो।
स्केल के साथ आप ऐसे लाइनें लगा लोगे और लाइनें लगाने के बाद आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपके पास फर्स्ट टर्म में कितने हैं, 67। मैं इसको एक काउंटिंग से लिख देता हूं। यहाँ पे आपने 10 की टेबल लिख लेनी है अपने आप ही, मैं इसको ऐसे ही काउंट करके बता दूंगा आप लोगों को, ऐसे ही इसमें थोड़ा सा नहीं हो नहीं पाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में नंबर था 67। देखो 67 कहाँ आता है, 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में बात करते हैं तो आप इसको काउंट कर लो ये कितने बनते हैं। देखो 1, ये 10 था, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो इन दोनों के बीच की बात करेंगे ना, इन दोनों के बीच में यदि बात करते हो तो इन दोनों के बीच में देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, टर्म फर्स्ट का इंग्लिश का बार ग्राफ हो जाता है। हम इसमें लिखेंगे टर्म फर्स्ट, टर्म फर्स्ट कर देना आप इसको, ये टर्म फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड में 70 था, तो 70 है, इसी के साथ रखनी है वैल्यू उसको, टर्म सेकंड को। अब इसके बीच में स्पेस नहीं छोड़ना, जैसे हमने पिछली बार बनाया था उसमें स्पेस छोड़ा था, वो क्यों था, क्योंकि वो सिंगल बार ग्राफ था, ये डबल है। तो ये हमारे पास हो जाता है 70 की जिद में। तो इसमें आप क्या लिखोगे, टर्म टू, टर्म टू, ये टर्म टू हो जाती है, और पहली थी टर्म वन, और इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड है इसके नीचे आप लिखोगे इंग्लिश, ENG, इंग्लिश हो जाता है। अब उसके बाद जब आप सेकंड टर्म पे जाओगे, मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी है, तब आपने इसके बीच में स्पेस छोड़ना है। देखो उसमें 72 था, तो यदि हम फर्स्ट टर्म के लिए 72 को करते हैं तो वो 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऐसे। और अब इसको पीछे नहीं मिलाना, यहाँ पे नहीं मिलाना है, ये गलत हो जाएगा। यहां से मैंने स्पेस छोड़ के अगली टर्म पे मिलाना है, मतलब इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे और कहां पे मिलाएंगे, ऐसे। तो इसके बीच में आप क्या लिखोगे, टर्म फर्स्ट। उसके बाद यदि हिंदी के टर्म सेकंड की बात करें तो 65 है, 65 है तो वो थोड़ा सा 50 और 60 के बीच में रहेगा, जो कहीं आपके पास यहाँ पे होगा, तो उसको ऐसे नीचे मिला देंगे। और इसके बीच में आप क्या लिख दोगे, टर्म टू। इनके अंदर लिखना है, आप इसमें ऐसे लिख देना टर्म फर्स्ट, जो पहले वाला है उसमें टर्म फर्स्ट लिखना, और जो सेकंड वाला है उसमें टर्म सेकंड। और जब टर्म फर्स्ट और सेकंड हो जाती है तो उसके नीचे, जैसे हमारे पास यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो सब्जेक्ट आपका क्या है, हिंदी, तो नीचे आप इसके बीच में क्या लिख दोगे, हिंदी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये ग्राफ अपने आप ही बना लोगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको एक बार डिस्कस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो इसके बीच में अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्राफ तो हो जाता है। उसके बाद कहता है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड इज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कहता है ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके बीच में जो चाइल्ड हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है। तो देखो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव कब होती है, जब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ज्यादा आते हैं। अब यदि बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, देखो टर्म फर्स्ट में किसी स्टूडेंट के नंबर 67 थे और नेक्स्ट में जाके कितने आ गए, 70। इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, हो जाता है, क्योंकि उसके 67 से 70 जा रहे हैं, तो 3 नंबर्स की उसने इंप्रूवमेंट किया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यही लिखा था कि ऐसे कौन कौन से चाइल्ड हैं, हैज द चाइल्ड इंप्रूव इज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कहता है वो सब्जेक्ट बताओ जिसके बीच में बच्चों ने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया है। तो देखो एक तो किसमें किया है, इंग्लिश के बीच में हुई है। हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 थे, उसके बाद 65 हो गए, इंप्रूवमेंट हुई है, नहीं जी, कम हो रहे हैं नंबर। उसके बाद 88 से 95 हुए, तो मैथ में भी क्या हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है, एक तो इंग्लिश आ जाता है, दूसरा मैथ आ रहा है, और उसके बाद साइंस की यदि बात करते हैं तो साइंस में भी इंप्रूवमेंट हो रही है और सोशल साइंस में भी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास सिर्फ हिंदी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट इसका आंसर आएगा। फर्स्ट में आप लिखोगे इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो क्या लिखता है, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट। मतलब कहते हैं इंप्रूवमेंट तो हुई है लेकिन इंप्रूवमेंट कम हुई है। कम हुई है तो वो आपको कैसे पता करोगे, देखो हमने अभी अभी देखा था कि हिंदी के बीच में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, हुई किस किस के बीच में थी, बाकी सारे सब्जेक्ट जो 4 बचे हुए हैं। इंग्लिश की यदि बात करते हैं तो इंग्लिश में कितने नंबर की इंप्रूवमेंट हुई है, 3 नंबर की, 67 टू कहाँ गए, 70। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, 7 नंबर्स की, 88 से 95 गया तो 7 नंबर आ जाते हैं। साइंस के में 81 से 85 पे जा रहे हैं तो कितने नंबर की इंप्रूवमेंट हुई है, 4 नंबर्स की। सोशल साइंस की बात करते हैं तो 73 से 75 कितने नंबर की इंप्रूवमेंट हुई है, 2 नंबर्स की। तो हमें यही पूछा है कि वो सब्जेक्ट बताओ जिसके बीच में इंप्रूवमेंट तो हुई है लेकिन सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है, वो किसके बीच में हुई है, सबसे कम इंप्रूवमेंट सोशल साइंस में। तो हमारे पास जो सेकंड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सोशल साइंस। आप उसका आंसर लिख देना। थर्ड की बात करते हैं, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। कहते हैं कैसे सब्जेक्ट बताओ जिसके बीच में जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कम गई है। तो वो चीज तो हम पहले इसके बीच में देख चुके हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो परफॉर्मेंस कम हुई है वो किसके बीच में हुई है, हिंदी में, क्योंकि पहले जो टर्म में थी वो 72 थी और सेकंड में जाके कितनी होगी थी, 65। तो इसका मतलब थर्ड का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिंदी उसके सब्जेक्ट का आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ में हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ में हमारे पास लिखा है, कंसिडर द डाटा
कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। कॉलोनी का सर्वे किया गया है जिसके बीच में क्या लिखता है कि फेवरेट स्पोर्ट, कुछ उन कॉलोनीज के जो फेवरेट स्पोर्ट रहे हैं जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स हैं, वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। तो उनके कुछ एक इस प्रकार से लिखा गया कि कुछ जो लोग हैं हमारे वहाँ पे, वो कुछ देखना पसंद करते हैं और कुछ को खेलना पसंद करते हैं। जो देखना और खेलना पसंद करते हैं उसका डाटा हमारे पास दिया गया है। जैसे वाचिंग में लिखा हुआ है, देखो क्रिकेट को जो देखना पसंद करते हैं वो 1240 लोग हैं, और क्रिकेट को पार्टिसिपेटिंग यानी कि उसमें भाग लेना पसंद करते हैं वो 620 हैं। बास्केटबॉल की बात करते हैं तो ऐसे ही वाचिंग जो मतलब उसको देखना पसंद करते हैं वो 470 यानी कि 470 हैं, और जो उसको खेलना पसंद करते हैं वो 320 यानी कि 320 है। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक पूरे का पूरा डाटा गिवन्स है। तो इस डाटा के बीच में आपसे पूछता क्या है, सबसे पहले क्या कहता है कि ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फीरियर फ्रॉम द बार ग्राफ। देखो सबसे पहले तो आपको बार ग्राफ के बारे में रिप्रेजेंटेड करने के बारे में पूछा है, तो मैं इसके बीच में आप लोगों को बार ग्राफ बना के नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों ने अपने आप ही करना है। और करोगे कैसे, जैसे अभी अभी हमने डबल बार ग्राफ किया था तो वैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें हिंट दे देता हूँ। वैसे ही आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस लिया और आपके पास एक वाई एक्सिस आ जाता है, एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाई एक्सिस आ जाता है। एक्स एक्सिस पे आप क्या लिख लेना, फेवरेट स्पोर्ट लिख लेना इस तरफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फेवरेट स्पोर्ट, और दूसरी तरफ आपके पास जो वाचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग के लिए डाटा था वही रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना आप वाचिंग और स्लैश लगा के लिख देना पार्टिसिपेटिंग। उसके बाद देखो नंबर्स की बात करते हैं, तो आपके पास ये टेबल कौन सी जा रही है, तो आप इसमें क्या करना, हाँ, जो अप्रोक्सीमेट टेबल है वो नहीं, आपको पता नहीं लगेगी कौन सी है कौन सी नहीं है, तो आप क्या करना 100 को डिनोट कर लेना इसके बीच में। जब आप 100 को डिनोट करोगे तो जैसे हमारे पास फर्स्ट आ जाता है 100, उसके बाद सेकंड में 200, 300, 400, 500 और नेक्स्ट इज 600। तो आपने क्या करना है, जैसे हम क्रिकेट के लिए एक बार गाना बनाते हैं वो कितना जा रहा है, 1240 जा रहा है। चलो मैं मान लेता हूँ कि मान लो मेरा यहाँ पे 1200 नहीं 1300 लिखा हुआ है, मान लो सबसे टॉप में जो मेरा है वो मान लो 1300 लिखा हुआ है, और उसके नीचे कहीं ना कहीं 1200 है। तो आपने क्या करना है, इस तरफ से भी आपके पास स्केल के ऐसे रिप्रेजेंटेड होंगे जो आपने स्केल के साथ लाइनें लगाई होंगी। उसके बाद जो फर्स्ट है फर्स्ट लाइन से चले जाना और उसको कहाँ तक लेके जाना है, 1200 और 1300 थोड़ा सा बीच में रख लेना, क्योंकि वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1240 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास एक हो जाती है बार ग्राफ। ऐसे सेकंड के लिए पार्टिसिपेटिंग में कितना था, 620। अब 620 कहाँ रहेगा, 600 और 700 के बीच में रहेगा। तो वो आप अप्रोक्सीमेटली सी देख लेना, क्योंकि इसके बीच में तो सही नहीं बन रहा है, वो जहां तक भी जाएगा उसको वहां पे ऐसे लगा के नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना, ये इकट्ठा ही रहेगा। जो फर्स्ट लाइन आपके पास थी इसके बीच में आप क्या लिखोगे, वाचिंग, और थर्ड वाले में क्या लिखोगे, पार्टिसिपेटिंग। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के नीचे क्या लिखोगे, ये कौन सी गेम थी हमारे पास, क्रिकेट, तो इसके साथ में लिख देना क्रिकेट। फिर जब सेकंड बनाओ, जैसे बास्केटबॉल के लिए आप बनाओगे, तो उसको एक लाइन छोड़ के फिर आपने ड्रॉ करना है, बीच में स्पेस देना है। जैसे इसमें 470 है, मान लो 470 यहाँ तक जा रहा है, तो आपको नेक्स्ट टर्न पे रखना है ऐसे। उसके बाद 320 है तो 320 मान लो उसके नीचे कहीं ना कहीं कम होगा, तो नीचे से ऐसे कर देना। तो इसके बीच में फिर वही वाचिंग, और यहाँ क्या आ जाएगा, पार्टिसिपेटिंग, और इसके नीचे क्या लिखोगे आप, बास्केटबॉल। लेकिन जब ये आप बार ग्राफ बना रहे होंगे तो इसको प्रॉपर स्केल की मदद से बनाना है आपने, जैसे जो उसमें वैल्यू एक्यूरेट रहती है तब, अदरवाइज गलत हो जाएगा वो। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। कहता है ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। तो पॉपुलर तो वो होगा ना जिसको देखना और खेलना दोनों पसंद करते हैं लोग सबसे ज्यादा। अच्छा ये देखो कि किसको ज्यादातर लोग देखना और पसंद करते हैं, वो आपको टेबल से पता लगेगा। यदि हम बात करते हैं, देखो सबसे ज्यादा पहले वाचिंग में लिखा हुआ है तो देखने की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा देखना किसको पसंद करते हैं लोग, क्रिकेट को, क्योंकि वो कितने 1240 है। इसके अलावा सारी सारी जो गेम्स हैं वो उसके कम वैल्यू में जा रही है। पार्टिसिपेटिंग की बात करते हो तो पार्टिसिपेटिंग भी सबसे ज्यादा किसमें है, क्रिकेट में है। तो इसका मतलब जो मोस्ट पॉपुलर गेम हो जाएगी वो कौन सी है, क्रिकेट। और इन क्वेश्चंस के आंसर आपने अपने आप से नहीं देने हैं कि कभी आप पूछो कि आज मार्केट में कौन सी गेम सबसे ज्यादा चल रही है तो वो आंसर इसका बता दो। वो आपको टेबल में से ही देना होता है, जो टेबल में आपके पास वैल्यूज गिवन है उसी के हिसाब से। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसकी बात करते हैं कि विच इज द मोर प्रेफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट है, कि मतलब सबसे ज्यादा जो प्रेफर दिया जाता है देखने में और पार्टिसिपेटिंग के बीच में, तो वो कौन सी है, वो क्रिकेट ही है आल्सो, क्योंकि उसके बीच में पार्टिसिपेटिंग भी ज्यादा ही है और वाचिंग भी उसके दोनों के बीच में ज्यादा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, क्रिकेट आ जाएगा थर्ड इसके लिए भी। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चार्ट टेबल 3.1 प्लॉट ए डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। कहते विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन बिटवीन। अच्छा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो टेबल 3.1 से है इसको फिलहाल आप छोड़ देना, क्योंकि इसकी जो एक्चुअल में टेबल्स है वो हमने इसके बीच में इन्वॉल्व नहीं की है। वो थोड़ा सा बीच में जो इसकी पीडीएफ थी उसमें शामिल करते तो तब ये क्वेश्चन होता। तो फिलहाल आप इस
क्वेश्चन को छोड़ देना, 6 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में मत करना। ये टेबल जो 3.1 है वहां से हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू आती है, उस वैल्यू से ये क्वेश्चन सारे के सारा निकलना था, लेकिन मैंने उसको शामिल नहीं किया है। तो अभी आप फिलहाल इस क्वेश्चन को क्या कर देना, छोड़ देना, इग्नोर कर देना। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, और यदि कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ उसको स्टूडेंट शेयर किए जरूर किया करेगा। और जैसे ही आप लोगों के चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप अपने रिस्पॉन्स हमें दिया करो। जो पिछली बार हमने आपसे नोटबुक के लिए बोला था तो आप लोगों ने नोटबुक जो है बिल्कुल ही कम स्टूडेंट्स ने शो करके दिखाई थी। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ की उम्मीद करते हैं। और अपना डेली का वर्क डेली करते रहा करो, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें बताते रहो। उसके लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।